ऑफ वेव ना ये जनरलाइज कंसेप्ट है, और ये जनरलाइज कंसेप्ट क्या बोलता है आपको कि डिस्प्लेसमेंट y जो दो वेव को है, मतलब एक वेव का डिस्प्लेसमेंट अगर y1 है और दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो ये जो सुपरपोजिशन कहता है कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट अगर ऐड करे जाए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू मिलेगी आपको। इसको बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट मीन्स कि जितने भी सुपरपोजिशंस होंगे वो सब इसी कंसेप्ट के ऊपर होंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ऑल सुपरपोजिशंस will follow this principle that y1 plus y2 should be equal to the y. The equation of wave 1 plus equation of the wave 2 becomes equation of resultant wave. इस लाइन को ध्यान रखना है। एंड सुपरपोजिशन का सिंपल वर्ड है कॉम्बिनेशन। सुपरपोजिशन इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो कि दो वेव अगर कंबाइंड होती है तो क्या रिजल्ट बनेगा, कंसीक्वेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव। और थ्योरम क्या कह रहा है हमें कि दो वेव जब भी कंबाइंड करी जाएंगी तो उनकी इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपको रिजल्टेंट इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल पार्ट है उसका। और इस प्रिंसिपल के ऊपर हमको तीन फिनोमेना पढ़ने हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसके एप्लीकेशन पे चले अगर, तो इस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के ऊपर तीन बेसिक टॉपिक्स हैं, जिसमें एक टॉपिक आपका स्टैंडिंग वेव था, ऑलरेडी किया जा चुका है वो। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ही एप्लीकेशन पर दो और फिनोमेना है। उसमें से एक फिनोमेना बीट्स का है और एक तीसरा फिनोमेना इसमें इंटरफेरेंस का है। These three are basically application of the concept which is called superposition of the wave, which says that the resultant displacement y should be equal to y1 plus y2. इसके consequences हैं ये y equals to y1 plus y2 के consequences तीन फॉर्म में देखे गए, है ना। This principle has three type of consequences. One is standing wave, second one is beats, and third one is interference. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कोई लिमिटेशन तो दे नहीं रहा, वो तो सिंपली ये कहता है कि दो वेव है तो उनको ऐड करो, आपको रिजल्टेंट वेव आ जाएगी। वो सीधा सिंपल स्टेटमेंट है, ऐड टू वेव यू विल गेट द रिजल्टेंट वेव, राइट। एक्स्ट्रा कंडीशंस उसमें डाल रहे हैं हम लोग, क्या? इफ द टू वेव y1 and y2 are traveling in the opposite direction, then you get standing. So here the waves travel in the opposite direction, मतलब जिनका सुपरपोजिशन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। सो वेव 1 अगर आपका फॉरवर्ड जा रहा है तो वेव 2 मस्ट बी ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड बोथ मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। तो ऐसी कंडीशंस में, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की कंडीशंस में अगर दो अपोजिट डायरेक्शंस की वेव को ऐड करते हैं तो हमें जो नई वेव आती है उसका नाम दिया गया है स्टैंडिंग वेव, जिसका एक पैटर्न बना था। उसका एक पैटर्न ये बना था कि कहीं कहीं पर नोड बनते हैं और कहीं कहीं पर एंटी नोड बनते हैं, और एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन बनता है। ये था, ठीक है। बट अगर मैं दो वेव कंसीडर करूं, मतलब वेव 1 एंड वेव 2 व्हिच आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन बट दे आर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, wave 1 and wave 2, they travel in the same direction but their frequencies are different. Amplitudes may or may not be different, but the frequencies are definitely different. So if two waves having different frequencies are superimposed, the phenomena is known as beats. And when the two waves are traveling in the same direction, have same frequency, same wavelength, same amplitude, sorry, same wavelength, same frequency, same amplitude, but different phase, then topic is interference. सुनिए तो, एक बार सुनिए तो बता रहे एम्पलीट्यूड्स की नहीं, वो तब देखो एक्चुअली क्या था। अगर आप वेव इक्वेशंस को रिकॉल करें तो वेव इक्वेशन y इज रिटन एज a टाइम्स sin ऑफ ओमेगा माइनस kx, राइट, एंड प्लस फाई नॉट भी था। जरा रिकॉल करो आप, इसमें क्या होता था। ये पूरा टर्म विच इज ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट, दिस कंप्लीट टर्म
फेज था, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा मीन्स फ्रीक्वेंसी, और ये माइनस मतलब प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, वेव की मूव करने की डायरेक्शन। तो जो दो वेव आप कंसिडर कर रहे हो उनमें उनमें क्या कॉमन है, क्या डिफरेंट है, कई सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि जो दो वेव मैं कंसिडर करूं उनमें एम्पलीट्यूड सेम रहे, उनका ये माइनस भी सेम चले, फाइनोट भी सेम चले, लेकिन एक में ओमेगा 1 हो और एक में, ऐसी कंडीशन की जो दो वेव होगी उनका सुपरपोजिशन जब भी होगा तो बीट्स जैसा टॉपिक आएगा। हो सकता है कि जो दो वेव आपने कंसिडर करी है उनमें डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर है, एक में माइनस में एक का प्लस है, द ओनली डिफरेंस इज माइनस एंड प्लस, रेस्ट ऑल इज सिमिलर। दैट मीन्स उनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज सेम है, ओनली डिफरेंस इज एक में माइनस है एक में प्लस है, दैट मीन्स दे आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में जब सुपर पोजिशन करेंगे तो हमको मिलेगा स्टैंडिंग वेव। और तीसरा, एम्पलीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, ओमेगा में कोई डिफरेंस नहीं है, के में कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर जो नंबर है वो डिफर कर रहा है। एक वेव में यहाँ पर मान लो 60 डिग्री, एक वेव में यहाँ पर 30 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, वेव में क्या डिफरेंट फेज। तो उस कंडीशन में जो फिनोमेना बनेगा वो इंटरफेरेंस। तो एक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। नाउ बीट्स के फिनोमेना पे आओ। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बीट, अगर पहला पूछा जाए सबसे बेसिक लेवल पे। सो हाँ, बीट्स बीट्स क्या है, बीट्स आर कंसिक्वेंसेस ऑफ, जैसे स्टैंडिंग वेव कंसिक्वेंसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू अपोजिट वेव, सिमिलरली बीट्स आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा लॉजिक है, उनमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की अगर वेव होगी तो उनके फॉर्मेशन से बीट्स बनेगी। सेम डायरेक्शन हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन का उसमें कंसेंट नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा ये है कि डिफरेंस फ्रीक्वेंसी डिफर करनी चाहिए उनकी। तो अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझेंगे और उसके बाद जो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे मान लें कि दो स्पीकर्स हैं, ठीक है, स्पीकर 1 और एक और स्पीकर है स्पीकर 2 मान लीजिए, काफी क्लोज है, वो स्पीकर्स काफी क्लोज है, स्पीकर 1 एंड स्पीकर 2, और ये दोनों अलग अलग म्यूजिक सिस्टम से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर कोई और है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बिल्कुल कोई डीजे से कनेक्टेड है ये, और ये किसी ओल्ड क्लासिकल सॉन्ग से कनेक्टेड है। तो क्या सेम फ्रीक्वेंसीज आएंगी इसमें, मतलब एक में पार्टी वाला सॉन्ग बज रहा हो और एक में बिल्कुल कोई गजल वजल चल रही हो, तो फ्रीक्वेंसीज पिच किसकी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली हाई हाई पिच के चलता है वो सब कुछ। दैट मींस कि यहाँ से जो वेव आएगी वो अलग फ्रीक्वेंसी की आएगी, यहाँ से जो वेव आएगी, और आप इमेजिन करो कि आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दोनों को सुनना हो, मतलब आपको वो पार्टी वाला सॉन्ग भी सुनाई दे रहा है और आपको साथ में वो गजल भी सुनाई दे रही है, तो आपके ईयर्स पर किस तरीके के वाइब्रेशंस होंगे। तो यही प्रैक्टिकली दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, दैट मींस वी आर लिसनिंग टू साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो हमारा ईयर ड्रम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा उसी को हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बेसिस पर है, बट इसको मैथमेटिकल बेसिस पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए, मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो क्लियर हुआ आपको, that someone is listening sounds coming from the two different sources having different pitch or different frequencies. So how will the vibrations at the eardrum, nature of vibration of at eardrum, वो हमें देखना है। और म्यूजिक इसका बेस्ट एग्जांपल है, म्यूजिक में बीट्स फॉर्मेशन है। कभी कभी अगर आप म्यूजिक में देखें, बीट वर्ड म्यूजिक में यूज भी किया जाता है ना। तो क्योंकि म्यूजिक में एक साथ कई सारे फ्रीक्वेंसीज ऐड हो रहे होते हैं, गिटार साउंड, वायलिन साउंड, पियानो का साउंड, हारमोनियम, कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने के बाद म्यूजिक कंपोज होती है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर सुपर इम्पोज टुगेदर, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, बीट्स होते हैं।
चलिए मैथमेटिकल आते हैं. सपोज इक्वेशन y1, सपोज दैट y1 इज कैपिटल A टाइम्स कोई साइन या कॉस की कोई भी इक्वेशन मान लो, साइन ऑफ ओमेगा 1t एंड माइनस kx. ये वेव 1 की इक्वेशन. और इक्वेशन ऑफ द वेव 2 यानी कि y2 इज A टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा 2 इंटू t माइनस kx. सो हम लोग नोटिस करो सब कुछ कॉमन रखा है दोनों वेव के बीच में, सिर्फ क्या डिफर किया है. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब फ्रीक्वेंसी डिफर करेगी तो क्या वेवलेंथ सेम रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? ऐसा क्यों नहीं सकता? हाँ हाँ राइट, क्योंकि जो वेव की स्पीड होती है वो ओमेगा डिवाइडेड बाय के, और वेव की स्पीड के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? मतलब वेव स्पीड डिसाइड कैसे होती है कि वेव कितना फास्ट ट्रेवल करेगी? नहीं नहीं, वेव स्पीड मीडियम डिसाइड करती है, बिकॉज इसके लिए कल डेरिवेशन हुआ था, स्क्वायर मतलब रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय द डेंसिटी. ये ध्यान रखने का, वेव स्पीड के ऊपर पूरा कंट्रोल मीडियम का है. उस पर न तो सोर्स का कोई कंट्रोल है न लिसनर का कोई कंसेप्ट है. वेव कितनी तेज चल सकती है वो डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है वहां पर. एक बहुत सिंपल सी बात है यार, आप कार ड्राइव करो, आपकी कार कितनी तेज चल सकती है वो ड्राइवर पे तो डिपेंड करता ही है, बट साथ में रोड पे भी तो डिपेंड करेगा. आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, आपको गड्ढे वाली रोड दे दीजिए तो रोड की कंडीशन डिसाइड करेगी ना कि आप कितना फास्ट ड्राइव कर सकते हो. आप मर्सिडीज लेके चलो और आपसे आपसे कहा जाए खेत में चलना है, चलो चलो कितनी स्पीड पे चला सकते हो? नहीं चल सकते ना. तो सिंपल, वेव स्पीड मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा. तो जब दोनों वेव एक ही मीडियम में होंगी, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, स्पीड कैन नॉट बी डिफरेंट. नंबर वन पॉइंट. एंड इफ स्पीड कैन नॉट बी डिफरेंट, that this v cannot be different but omega is different, k must be different. बिकॉज इन तीन में से अगर एक डिफरेंट है और एक दोनों के लिए कॉमन है तो तीसरी क्वांटिटी भी डिफरेंट होगी. तो इसलिए हम एक में k1 लिखेंगे और एक में k2. मतलब दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होगी, स्पीड कॉमन होगी, ओमेगा बाई k कॉमन होगा. स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम होता है और फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स ऑफ द वेव. ना इनका सुपर पोजिशन हो रहा है, मतलब कि ये दोनों वेव ऐड हो रही है. सुपर पोजिशन होना मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या बनेगी. सो रिजल्टेंट वेव अगर हम डिराइव करना चाहें कि हाउ विल बी द रिजल्टेंट वेव, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से, अपना कोई लॉजिक नहीं लगाना मुझे, जो लिखा गया है कंसेप्ट में वही लगाएंगे. रिजल्टेंट वेव इक्वेशन निकाल दी मेरे को. तो दैट इज y इक्वल्स टू y1 प्लस y2. रिजल्टेंट वेव इक्वेशन मींस y1 प्लस y2. और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज, और ये इतना ऑब्वियस भी नहीं है. कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कौन सी नई बात है. मैं कुछ लोग सोचते हैं इसमें कौन सी नई बात है कि y1 प्लस y2 करके y आएगा. So resultant wave equation is equation of the wave 1 plus equation of wave 2. इंट्यूशंस वाला टॉपिक नहीं है, इसको आपको समझना होगा कि ये क्यों कहा गया है. नाउ y1 प्लस y2 जब करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा इसके, तो y1 y2 को ऐड करके. सो यू विल गेट y इक्वल्स टू a कॉमन और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला. y1 प्लस y2 में a कॉमन एंड sin ऑफ c प्लस sin ऑफ d का फॉर्मूला लग जाएगा. तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a इंटू साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी. आप चेक कर लेना जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है कि गलत है. माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2 और इंटू एक्स. एक तरीके से एक टर्म तो ये आएगा साथ, और एक टर्म और आएगा शायद इसमें भी, बिकॉज ये साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा रहे हो. कुछ ये होता है ना इसका, साइन सी प्लस साइन डी ट्रिग्नोमेट्रिकली 2 टाइम्स साइन ऑफ एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2. तो ये अभी साइन सी प्लस डी बाई 2 लिखा मैंने, इसके आगे कॉस वाला टर्म आएगा.
तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पेस लिमिटेड है अभी लिखने के लिए, जो घर बैठे हैं उनको भी तो दिखाना है। तो so now next term is cos c minus d by 2। तो वो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो मेरे ख्याल से समथिंग ऐसा हो जाएगा, वो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी, और c माइनस डी करेंगे ना तो वो माइनस, और यहाँ पर k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू एक्स। बाकी तुम लोग खुद पढ़े लिखे हो। ठीक है, राइट, देख लो भाई, आप अपने आप समझ लो, ये पूरा टर्म आपका साइन सी हो गया और ये पूरा साइन डी हो गया। सही लिखा है वैसे, अरे अब क्योंकि बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन रहा है यार, इतना इतना बड़ा टर्म है कि इसको बार बार लिखने में दिक्कत होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और उसके लिए हमने एक x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। लेट x इक्वल टू 0 मतलब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू यूज कर देते हैं, तो थोड़ा सा इक्वेशन छोटा हो जाएगा मेरा और उसको स्टडी करना आसान होता है। क्योंकि ना बार बार क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी इक्वेशन है कि इसको बार बार लिखेंगे समझेंगे, तो कोई जरूरी नहीं था कि x को 0 पुट करें, x को हम 1 भी रख सकते हैं, लैम्डा बाई 2 भी रख सकते हैं, लैम्डा बाई 3 भी रख सकते हो। लेकिन जब हमको चॉइस मिल रही है और सिंपल करना है तो सबसे सिंपल केस क्या है, पुट x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 करने से y जो आएगा 2a cos omega 1 minus omega 2 divided by 2 times of t, and then sin omega 1 plus omega 2 divided by 2 into t। और हमने कई बार इस स्टेटमेंट को रिपीट किया हुआ है, कई बार, और आज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो आप वेव इक्वेशन बोलते हो, तो वेव इक्वेशन इज आल्सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल, राइट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है कुछ समझने के लिए। तो हमने अगर x इक्वल टू 0 पुट किया और मेरे पास ये एक इक्वेशन आई, तो इस इक्वेशन का फिजिकल मतलब क्या है, इसका फिजिकल मतलब, ये इक्वेशन क्या बता रही है मुझे, हाँ हाँ, दिस इज इक्वेशन, दिस ये जो लाइन लिखी है आपने पूरी, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विच इज एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। आई नो मैं आपको, तो दिस जो बॉटम पर इक्वेशन लिखी गई है, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर विच पार्टिकल, तो फॉर पार्टिकल एट, और हम उस पार्टिकल के मोशन को प्रॉपर्ली एनालाइज करना चाहते हैं कि x इक्वल टू 0 का जो पार्टिकल है जिसके मूव करने की ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगी मेरे पास, इस इक्वेशन में क्या क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और प्रोसीड करने के लिए ना, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ है, मैथमेटिकली टफ है, फिजिक्स के हिसाब से तो टफ नहीं है, बट मैथ्स के हिसाब से डिफरेंट डिफिकल्ट है, तो मैं चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लेट ओमेगा 1 की वैल्यू 100 है और ओमेगा 2 की वैल्यू 92 है, जिस मैंने ऐसे मान लिया, और छोटा मान ले, सपोज और छोटा मान ले, तो ओमेगा 1 की वैल्यू 50 है और ओमेगा 2 की वैल्यू 46 है, और सपोज कैपिटल ए की वैल्यू 2 मिलीमीटर या सेंटीमीटर है, जो भी यूनिट है। एंड दैट मींस कि अगर हम सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज इसके अंदर रख देना, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए चूज की है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू समझना आसान हो जाता है।
तो y की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ दैट मींस 4 यूनिट मिलीमीटर में रहेगी। तो अभी हम यूनिट्स पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस इक्वेशन को मैथमेटिकली समझना चाहते हैं कि इस इक्वेशन में क्या है। और उसके आगे का टर्म आएगा cos ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, मतलब 50 माइनस 46/2, दैट मींस cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ t, एंड देन उसके आगे टर्म और आएगा sin ऑफ 48 इंटू टी। ये पूरी एक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन डिस्क्राइब क्या कर रही है मेरे को, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से या मैथ के हिसाब से ये इक्वेशन क्या बता रही है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है ना, तो क्या ये एसएसएम की इक्वेशन है? मतलब ये इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है? देखिए, एवरी इक्वेशन, एवरी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन डिस्क्राइब सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u 3t plus 5t square, if I have displacement time relation like this, then we can say that this is the equation for a particle moving with a uniform acceleration, because it has ut plus half at square format. तो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन आपको ये बताना पड़ेगा कि मोशन किस टाइप का रहा होगा। सो इफ वी हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 3 into t plus 5t square, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोशन जो रहा होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का रहा होगा, क्योंकि वहीं पर ut plus half at square आता है। सपोज मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन 6 into t आ रहा है, तो क्या क्या समझ में आ रहा है आपको? इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 6 into t, दैट मींस किस टाइप का मोशन रहा होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन है 6 into sin of 20t, which type of motion it is? That means motion is simple harmonic। मतलब मोशन कई तरीके के हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इक्वेशन से आपको वो मोशन आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये किस चीज की इक्वेशन है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये भी तो एसएचएम क्या हुआ, बिकॉज साइन ओमेगा टी तो आ ही रहा है। मतलब सुनिए सुनिए सुनिए, दिस इक्वेशन is similar to y equal to a sin omega t, that is equation of SHF। सिमिलर नहीं है उसके, बट एक डिफरेंस है, सिमिलर है लेकिन एक डिफरेंस क्या है? मतलब ये कहा जा सकता है कि मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, बिकॉज ये इक्वेशन इसके सिमिलर है, बट कैपिटल ए की जगह पर क्या आ रहा है हमारे पास? ये पूरा, दैट मीन दिस कंप्लीट टर्म इज एम्पलीट्यूड, दिस कंप्लीट टर्म इज एम्पलीट्यूड। तो क्या ये कहना सही है कि x इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है, बिकॉज हम इसी इक्वेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहे हैं, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 है, तो इसी को न्यूमेरिकल पुट कर रहे हो, इसमें नंबर्स डाल रहे हो आप। तो क्या ये कह रहे हैं कि यार ये जो इक्वेशन है ये x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के डिस्प्लेस करने की इक्वेशन है, और क्योंकि ये इक्वेशन a sin ओमेगा t से मैच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर जो है वो एक ऑसिलेशन कर रहा है, एक ऐसा ऑसिलेशन जिसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू 4 cos 2 into t है, मतलब कि एम्पलीट्यूड इटसेल्फ फंक्शन ऑफ टाइम कह सकते हैं। यानी इन दिस केस एम्पलीट्यूड इटसेल्फ इज द फंक्शन ऑफ टाइम। और किस टाइप का फंक्शन? कैलकुलस का फंक्शन है, अलजेब्रा का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी पीरियोडिक फंक्शन। तो इटसेल्फ इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम।
ठीक है, हम इस पर वापस आएंगे यार, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में कर रहे हो, इसको जनरलाइज करने के लिए ध्यान है। ये जो 2 है ये बेसिकली ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, इसकी जगह पर 2 लिखा हुआ है। और ये जो 48 लिख रहे हो आप, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 को लिख रहे हैं। और ये जो 4 लिख रहे हैं ये 2a को लिख रहे हैं। तो बाद में वापस भी आएंगे यहाँ पर। So can we say it is like कि the particle at x equal to 0, अगर इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली लिखना चाहें, that particle at x equal to 0 oscillates with angular frequency यानी ओमेगा, विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आपने इसको एसएचएम से कंपेयर किया है तो ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस इक्वेशन में वो चीज क्या है, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 48 हर्ट्ज, नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड होता है, ओमेगा होता है ना ये। एंड एम्पलीट्यूड क्या बोलेंगे, कितना एम्पलीट्यूड है इसका, 4 cos 2t। मतलब कुल मिला के आप इसको ऐसे समझोगे कि now we have a equation which describe the oscillations at the point x equal to 0. This equation describe the oscillation at the point x equal to 0, and according to the description those oscillations are corresponding to the angular frequency of 48, and those oscillations are having amplitude which is changing with time as it is function of time। ठीक है जी। अजीब है यहाँ पर, अजीब इसलिए है कि पहली बार आप एक ऐसा ऑसिलेशन सुन रहे हो जिसका एम्पलीट्यूड बदल रहा है बार बार। नॉर्मली एसएसएम जब पढ़ते थे तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है इसकी। अब आप पढ़ रहे एक ऐसा ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड खुद बदल रहा है टाइम के साथ साथ, मतलब कभी ज्यादा एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होगा, कभी कम एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशन हो जाएगी। स्टैंडिंग वेव में भी एम्पलीट्यूड फंक्शन थे, लेकिन वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं थे। एम्पलीट्यूड में भी अगर आप स्टैंडिंग वेव में याद करिए तो एम्पलीट्यूड वाज फंक्शन, बट दैट वाज फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन वाइज एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो रहा था। यहाँ पर क्या है, पोजीशन नहीं चेंज हुई है, बिकॉज ये इक्वेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हो रहा है सब कुछ, एट एक्स इक्वल टू 0। सो द पोजीशन इज फिक्स्ड नाउ। फिक्स पोजीशन पे अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पर अलग अलग एम्पलीट्यूड है, नहीं? और स्टैंडिंग वेव में एक स्पेसिफिक पॉइंट का एम्पलीट्यूड जो कुछ भी आएगा वो टाइम के साथ बदलेगा नहीं। डिफरेंस क्लियर हुआ इन दोनों में? इन स्टैंडिंग वेव एम्पलीट्यूड varies with position of particles, but for a specific particle it remains constant, and here amplitude for a specific particle is variable, changing with time। common difference। now तो ये जो एम्पलीट्यूड है which is 4 cos 2t, ये अपने आप में ऑसिलेशन है, ये भी तो एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ। कितना पीरियड होगा इसका, तो अगर इसको हम प्लॉट करें, देखो इस एम्पलीट्यूड को प्लॉट करें, एसएचएम के लिए कहाँ लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए? देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है कि एसएचएम के लिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए? नहीं, अब यही तो गड़बड़ होती है ना, इसीलिए गड़बड़ देखो क्या होती है, जब हम लोग थ्योरी से डेविएट कर जाते हैं तो ये डाउट्स मन में आएंगे ही आएंगे। इसीलिए जब आप मेन कंसेप्ट से हटते हो और उल्टी सीधी किताबें पढ़ते हो लोग, इसीलिए कहा गया मार्केट में 99% बुक्स जो है वो कंफ्यूज करने के लिए। कंडीशन फॉर एसएचएम क्या है सुनिएगा, सिर्फ एक कंडीशन है उसकी, इफ d2y अपॉन dt2 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर y, देन y इज सिंपल हार्मोनिक, और कोई कंडीशन नहीं है उसकी, और कोई कंडीशन नहीं है। आप अपने हिसाब से कुछ भी कंडीशंस पढ़ लो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट सिंपल सा रूल यही है कि अगर
कोई भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर दे तो वो सिंपल हार्मोनिक है। क्या चीज? फिक्स पाथ होना ऑसिलेशन के लिए होता है ना। उसमें मत जाओ बच्चा बताने, क्योंकि उतनी डेप्थ में जाने के लिए पहली बार तुम्हें टाइम भी चाहिए पढ़ने का और खुद भी इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो दोनों बातें, आपको खुद भी इंटरेस्ट हो। तो फिलहाल इसको समझ ले, एम्पलीट्यूड इज 4 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू टी। और इस एम्पलीट्यूड को अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहूं तो कैसा ग्राफ आएगा? टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ, एम्पलीट्यूड एंड टाइम के बीच में ग्राफ, कॉस का ग्राफ आएगा। ठीक है, जो कॉस का ग्राफ आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री में कॉस का ग्राफ कितने कितने टाइम कितने एंगल के बाद अपने आप को रिपीट करता है? 2 पाई। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर 2 पाई आना चाहिए, यानी ये वैल्यू 2 पाई होनी चाहिए। 2 इंटू टी की वैल्यू 2 पाई होनी चाहिए, बिकॉज 2 इंटू टी बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन और कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, और साइन और कोसाइन हमेशा किसी एंगल का निकलता है। तो 2 इंटू टी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल है। तो जब यहाँ पर एंगल 2 पाई आ जाएगा तो कॉस का एक ग्राफ पूरा हो जाएगा। और अगर ये 2 पाई हो गया तो टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, इसको 2 पाई करने के लिए, इस टर्म को 2 पाई करने के लिए टाइम की वैल्यू पाई होनी चाहिए। दैट मींस पाई सेकंड्स के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। ऐसे में यहां पर कितना टर्म आएगा? जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये अगर ये पाई है तो ये चीज नहीं, टाइम 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 वो तो माइनस ए होगा, ऑब्वियसली माइनस ए होगा। मैं एक बार फिर से पूरी स्टोरी को रिपीट कर रहा हूँ। क्या दो वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की थी, मतलब डिफरेंट ओमेगा के दो वेव आए, उनका सुपर पोजिशन हुआ एक स्पेसिफिक पॉइंट x इक्वल टू 0 पर। उसका कंसिक्वेंस क्या है? कंसिक्वेंस ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो कंसिक्वेंस ये है कि दैट पार्टिकल विल नाउ ऑसिलेट, that particle will now oscillate with a frequency which is average of these two। सुन लो पहले, आप समझ लो, लिख तो लो गई। What is the consequence of superposition of two wave of different frequencies at a specific point? ऐसे लिखिएगा, लिखना हो तो ऐसे लिखिए, the consequence of superposition of two waves of different frequencies, at one specific point, क्या होगा? नंबर 1, पहले सुन लो आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। पार्टिकल कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करेगा? इसको दूसरे तरीके से समझो, आप इसको दूसरे तरीके से समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ से समझना। गिटार और मान लेते हैं ड्रम, ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेचुरली दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, और आप लिसनर हो, आपके कानों में गिटार का भी साउंड आ रहा है और आपके कान में किसी ड्रम का भी साउंड आ रहा है। गिटार वाला साउंड आपके पास जो आ रहा है वो मान लीजिए 2000 हर्ट्ज पे आ रहा है, और जो ड्रम बजाया गया था उसका साउंड आपके पास आ रहा है 3000 हर्ट्ज पे। और हम सबको पता है कि हमारे कानों में ना ईयर ड्रम होते हैं, कान में पर्दे होते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको सेंसेशंस होती हैं सुनने की। सुनने की सेंसेशंस कैसे होती हैं? आपका जो ईयर ड्रम होते हैं वो
वेव के आने पर वाइब्रेट करने लगती है, और आपके ईयर ड्रम पर दो दो वेव आई, तो आपका ईयर ड्रम किसको रिस्पॉन्ड करेगा? वो 200 हर्ट्ज के हिसाब से ऑसिलेट करेगा या फिर 300 के हिसाब से ऑसिलेट करेगा? यही पढ़ रहे हो आप यहाँ पर, द कंसिक्वेंस ऑफ टू वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एट वन पॉइंट। आपका ईयर ड्रम ना तो 200 पे ऑसिलेट करेगा, ना 2000 पे, ना वो 3000 पे ऑसिलेट करेगा, वो इनके एवरेज पे करेगा। और यही म्यूजिक कंपोजिशन होता है कि म्यूजिक कंपोजिशन में आपके कानों में जो आवाज जा रही है वो अलग अलग ना होकर के मिक्स होके आती है, कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप क्या बज रहा है वहां पर। समझ पाए आपको? तो जो पॉइंट दिख रहे थे ना आप, क्या फर्स्ट पॉइंट, दैट द पार्टिकल विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। यहाँ पर जिसको आप पार्टिकल लिख रहे हो, रियल लाइफ में वो चीज क्या हो रही है? ईयर ड्रम। जिसको हम दो वेव कह रहे हैं वो रियल लाइफ में साउंड्स ऑफ टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन प्लेड टुगेदर, अलग अलग रही। अब तो कनेक्ट हो रहा है कुछ। सो दैट पार्टिकल विल ऑसिलेट विथ एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स, एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स। देखो एक मिनट बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ऐसा सिर्फ साउंड में नहीं होता, लाइट में भी होता है यार। लाइट में जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, आप पढ़ते हो कुछ प्राइमरी कलर होते हैं, कुछ सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो जैसे रेड एक कलर है मान लिया, और येलो भी एक कलर है। आप सबको शायद आइडिया होगा कि इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती है। रेड कलर प्लस येलो कलर मिला दो, आपको क्या मिल जाएगा? कलर्स तो पेंटिंग वेंटिंग की होगी तो दो कलर मिलाकर नया कलर आ जाता है, तो रेड प्लस येलो से ऑरेंज कलर आ जाएगी। और ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी, रेड की फ्रीक्वेंसी और येलो की फ्रीक्वेंसी क्या सब सेम है? तो इसका मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव, साउंड नहीं लाइट वेव मिल करके नई फ्रीक्वेंसी बन गई। यही काम साउंड में हो रहा है। आप जैसे कलर्स मिलाते हो वैसे हम यहाँ पर साउंड मिला रहे हैं। अब कलर आपको दिखते हैं क्योंकि वो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो दिख जाते हैं। साउंड दिख नहीं रहा आपको, सुनाई दे रहा है, बट फिनोमेना सेम है। समझ पाए आप? तो दो फ्रीक्वेंसी जब मिक्स हो जाती है तो हमें एक नई फ्रीक्वेंसी मिल जाती है जो इन दोनों का एवरेज वैल्यू आएगा, वो यहां पर आ रहा है। अब ये पॉइंट जनरलाइज हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये हुआ, जिस पॉइंट पर हुआ, जैसे आपके ईयर ड्रम पे हुआ है, तो आपका ईयर ड्रम क्या कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट करेगा? नहीं, आपका ईयर ड्रम कभी ज्यादा ऑसिलेट कर जाएगा, कभी कम। और यही म्यूजिक के बीट्स होते हैं, इन्हीं को म्यूजिक के बीट्स कहते हैं, अप एंड डाउन होना। और तभी अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे चलेगा तो वो एक मोनोटोनस साउंड हो गया, जिसका एम्पलीट्यूड लगातार कांस्टेंट। समझ पाए आप? तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि योर ईयर ड्रम विल ऑसिलेट एट अ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज एवरेज ऑफ दीस टू। बट सेकंड चीज एक और होगी, ईयर ड्रम का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो कांस्टेंट ना होकर के टाइम के साथ बार बार चेंज हो रहा होगा, वो ये चीज है 4 cos 2t। तो दैट सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल विल नाउ ऑसिलेट विथ, the particle will now oscillate with amplitude which is changing with time, amplitude which is changing with time। और वो चेंजेस कितने फ्रीक्वेंट है, चेंजेस कितने फ्रीक्वेंट है वो भी देखना होता है, कितनी फ्रीक्वेंटली एम्पलीट्यूड बदल रहा होगा। इस एग्जांपल में हर पाई सेकंड्स के बाद बदल रहा हूँ, एक्चुअली पाई नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 की क्या वैल्यू दी गई है ना, इसलिए न्यूमेरिकली समझना और जनरलाइज करने में फर्क है। दूसरा पॉइंट एक और बता दे पहले तो आपको, इन सब के अलावा, इन सब के अलावा एक और बात समझो, दैट इंटेंसिटी
या फिर कह लीजिए एनर्जी, बेटर वर्ड होगा एनर्जी कहना। हम लोगों ने एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव पढ़ रखा है, और एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव की वैल्यू होती है हाफ इंटू मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके। पॉइंट मेरा ये है कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, सिंपल सा पॉइंट ये। तो जो हमारा ईयर ड्रम है उसमें ऑसिलेशंस हो रही हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 48 है। बहुत ध्यान से सुनना, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। ईयर ड्रम इज ऑसिलेटिंग एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 48, but the amplitude of oscillation is not constant, that is changing with time. So omega portion remains constant. Mass of eardrum is also constant. बदलेगा तो है नहीं वो, but what is changing with the time is amplitude. That means कि जो एनर्जी आपके कानों में गिरेगी, या यूं कह लीजिए जो इंटेंसिटी आपकी आएगी, एनर्जी मतलब इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी का म्यूजिक आप सुनोगे, जिस लाउडनेस जो आपको सुनाई देगी, वो लाउडनेस टाइम के साथ साथ कम ज्यादा होगी। मतलब म्यूजिक कभी आपको ज्यादा लाउड लगेगा और म्यूजिक कभी आपको कम लाउड लगेगा, और यही अच्छा भी लगता है आपके ब्रेन को, यही अच्छा भी लगता है। अगर आपको एक ही लाउडनेस पर म्यूजिक सुनाई जाए, बोरिंग है वो। भाई आपको पार्टी वाले सॉन्ग्स क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उसमें म्यूजिक इतना वेरिएशन होता है इंटेंसिटी का, बहुत ज्यादा कम होता है, वो अच्छा लगता है नहीं। सो क्योंकि एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग विद टाइम, ऑटोमेटिकली एनर्जी विल आल्सो चेंज विद टाइम, अदरवाइज इंटेंसिटी विल चेंज विद टाइम। बट क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पर एनर्जी में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो क्या ये नहीं कह सकते कि व्हेनेवर एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, एनर्जी इज आल्सो मैक्सिमम, इंटेंसिटी इज आल्सो मैक्सिमम। और क्योंकि स्क्वायर है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि एम्पलीट्यूड पॉजिटिव साइड पर मैक्सिमम हो रहा है या नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम हो रहा है। तो यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, दैट मींस एट दिस पॉइंट देयर इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, बट यहां पर एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है जब स्क्वायर कर रहे हो? So again you will listen a maximum intensity in the sound. Again you will listen a maximum intensity in the sound. मतलब आपके कानों में बार बार साउंड ज्यादा तेज आएगा। मिनिमम तो सर फिर 50 है। वो जीरो है, मिनिमम जीरो है, मिनिमम इंटेंसिटी जीरो। तो थ्योरी भी चल रही है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली कनेक्ट करके जल्दी समझ सकते हो, अदरवाइज खाली किताब में रह जाएगा सब कुछ। तो इस डेटा के हिसाब से, ये जो डेटा आपने पढ़ा है 50, 46 और 2, इसके हिसाब से एक ऑसिलेशन में कितनी बार आपको मैक्सिमम साउंड आएगा? नहीं, ये दूसरा ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। इट इज बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ऑसिलेशन, ये फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट ऑसिलेशन में ये दो है, इन्हें एक ऑसिलेशन करने पर, और वो एक ऑसिलेशन कितनी देर में पूरा हुआ? तो 5 सेकंड्स में, सुनना आप ध्यान से, 5 सेकंड्स के अंदर आपको 2 बार 2 टाइम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही। तो 1 सेकंड में कितनी बार मिलेगा आपको? 2 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स। कह सकते हैं इसको? yes, अब ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हो, और एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का भी टर्म आता है। 2 टर्म्स होते हैं, एक को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है और एक को सिंपल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और इनके बीच जो रिलेशन चलता है वो होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस एफ इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो वेव 1 का ओमेगा 1 अगर 50 है तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द वेव 1? अगर f1 पूछा जाए उसका,
If it has omega 50, then f1 25 divided by pi. And what is frequency for the wave 2? 23 upon pi. Can we say that 2 upon pi is nothing but f1 minus f2? This 2 by pi is basically f1 minus f2. Means over a period of 1 second, how many times the intensity will be maximum? And the generalized answer is difference of frequency. Generalized answer. In general, f1 minus f2 times you will lessen the maximum intensity over a period of 1 second. And this is known as beat frequency. इस टॉपिक को बोलते बीट फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग म्यूजिकल लैंग्वेज में बीटीएम कहते हैं। सर इसको हम लोग म्यूजिकल लैंग्वेज में बीटीएम कहते हैं। दोनों चलता है, पर मिनट और ये भी इसमें। कैसे? यहाँ से आ रहा है वो, यहाँ तक तो 2 by pi आ ही रहा है ना। हमने कुछ नहीं किया, हमने 25 upon pi और 23 upon pi का डिफरेंस देख ली, वो 2 by pi आ रहा है। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है ना, आपको समझाने के लिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज की है, बट एग्जाम में यही न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी, ये तो बदल सकते हो, तो उसको जनरलाइज भी कर रहा हूँ। तो हमारे न्यूमेरिकल में यहाँ 48 आ रहा है, बट इन जनरल यहाँ पर क्या आना चाहिए? दोनों ओमेगा का एवरेज। हमारे न्यूमेरिकल में 2 upon pi आ रहा है, बट इन जनरल वो आंसर होना चाहिए f1 माइनस f2। ये चल रहा है, दोनों चीजें चल रही है, न्यूमेरिकल भी समझ रहे हो और जनरलाइज भी करते हो। नहीं आएगा वो हमेशा f1 माइनस f2, बट वो उसकी वैल्यू 2 by pi हमेशा नहीं आएगी। ये स्पेसिफिक है, ये जनरल है भाई, और समझा दे रहा हूँ ना इसको, देखो क्या हो रहा है। बट आपको पहले तो बीट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन समझो क्या है। बीट फ्रीक्वेंसी किस चीज को कहा जाता है? बीट फ्रीक्वेंसी बोल किसको रहे हो आप? हाउ मेनी टाइम्स द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ओवर अ पीरियड ऑफ 1 second। ये डेफिनेशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी है। It means number of times the intensity becomes maximum in 1 second. Definition. And mathematically it is difference of the frequency of two waves. Mathematically difference in the frequencies. अब ना यार इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देता मैं, तो मेरी आदत नहीं है वो, तो हम ऐसे करके यहाँ पर किसी पर्सन का ईयर रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सन है जिसके कुछ कान वान होंगे, ठीक है, और ये किसी पार्टी वार्टी में है मान लीजिए, और वहां पर हो सकता है कि जो डेटा है वो प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच ना करे, मतलब ये पॉसिबल है। तो कोई गिटार प्ले कर रहे हैं वहां पर, और वहीं पर साइमल्टेनियसली जो है वो कोई एक हारमोनियम भी चल रहा है। दो लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर, हारमोनियम या कोई और इंस्ट्रूमेंट मान ले, सिंपल नाम बताओ यार इंस्ट्रूमेंट्स के। तबला ले लो, तो तबला और गिटार का कंपटीशन चल रहा है मान लीजिए। इसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल अब रियल वैल्यू से मैच नहीं करेगा, मैं पहले बोला 100 हर्ट्ज का आप गिटार प्ले कर रहे हो,
और जो तबला प्ले कर रहे हो वो सपोज दैट 92 हर्ट्ज का है, और गिटार का भी साउंड आपके कान पे गया और तबले का भी साउंड आपके कान पे गया, तो रिस्पॉन्स बाय ईयर कैसा होगा आपका? ईयर ड्रम अब क्या करेगा, क्योंकि उसको ऑसिलेट करना है। ईयर ड्रम का काम उसको भगवान ने बनाया है ऑसिलेट करने के लिए, सुनने के लिए तो बनाया है, और सुनोगे तभी जब वो वाइब्रेट। भाई जो लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं सुन सकते, उनका प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होता है कि उनका ईयर ड्रम जो होता है वाइब्रेट नहीं कर सकता। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिस वजह से वो सुन नहीं सकते कभी, और इसी का ट्रीटमेंट होते हैं। तो हमारा ईयर ड्रम क्या 100 हर्ट्ज पर ऑसिलेट करेगा? 92 पर करेगा? तो कब करे, कितने पे करेगा? सो योर ईयर ड्रम विल ऑसिलेट एट, इनका एवरेज 96 हर्ट्ज, एंड दैट मीन्स कि आपका ईयर ड्रम 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ईयर ड्रम 96 ऑसिलेशंस करेगा। 96 ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। हाँ, और ईयर ड्रम के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। और जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है वो कितना है? तो इसके साथ एक और फिनोमिना हो रहा होगा, 8 टाइम्स पर सेकंड, 8 टाइम्स पर सेकंड ईयर ड्रम will notice peak intensity, maximum intensity, and that is the meaning of beat frequency। मतलब 8 बार सबसे तेज साउंड सुनाई देगा उसमें, बट जो साउंड सुनाई देगा वो है कितनी फ्रीक्वेंसी का? 96 हर्ट्ज का साउंड सुनाई देगा, बट वो कभी धीमा सुनाई देगा, कभी तेज सुनाई देगा। 8 बार ऐसा होगा जब वो बहुत तेज सुनाई देगा। और यही जो वेरिएशंस होते हैं ना इंटेंसिटी के, बेसिकली म्यूजिक का सेंस यही होता है, आपके ईयर ड्रम का इंटेंसिटी बदलना चाहिए, तभी वो अच्छा भी लगेगा। मतलब म्यूजिक कंपोजिशन अपने आप में एक साइंस है, हर कोई नहीं बन पाएगा। क्लियर हुआ? अब एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और है कि अगर 8 बार 1 सेकंड में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, तो क्या हमारे कान इसको नोटिस कर पाएंगे? हमें लिखा तो है कि विल नोटिस, बट एक प्रॉब्लम ये भी होती है। देखो, अब कहने के लिए भगवान ने कान सुनने के लिए बनाए, लेकिन क्या 10 हर्ट्ज को सुन लोगे आप? क्यों? कान तो है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? नहीं, आप बोलते हो कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और 20,000 तक जाती है, तो 10 हर्ट्ज का साउंड क्यों नहीं सुन सकते? प्रॉब्लम क्या उसमें? 10 हर्ट्ज हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन एनिमल्स में जाओ, डॉग, वो तो बहुत छोटी आवाज भी सुन लेता है। हाँ, ईयर ड्रम जब 10 हर्ट्ज पर ऑसिलेट करेगा तो आपका ब्रेन उसको कैप्चर नहीं कर पाता। एक्चुअली ब्रेन और ईयर का सब कनेक्शन होता है ना पूरा पूरा। आप सोचिए मतलब किस तरीके से डिजाइन किया गया है, आपका ब्रेन सबसे कनेक्टेड है, ईयर से भी और आई से भी, तो सारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है ऊपर। मतलब ब्रेन को पता नहीं चल पाता है कि कुछ हो रहा है वहां पर, और जब ब्रेन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बसता रहे साउंड। जैसे किसी कभी कभी एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हो जाते हैं पर्सन के, पर्सन तो जिंदा रह जाते हैं लेकिन उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, उनको कोई सेंसेशन नहीं होती। कान सही है उसका, बट मतलब ब्रेन, आप सुनते होगे कि ब्रेन बेसिकली कंप्यूटर के सीपीयू की तरह है। खैर, ऐसे ही क्या होता है बीट फ्रीक्वेंसी में भी नॉर्मली ये कहा जाता है कि 4 बीट्स पर सेकंड से ज्यादा एक नॉर्मल पर्सन का ब्रेन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इसको। मतलब बीट्स हो भी रहे होंगे तो पर्सन को पता नहीं चलेगा कुछ। ये सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है इसका।
और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 4 बीट्स पर सेकंड ही होगा, बिकॉज ये परसेंट, अब किसी के कान ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी के कान कम सेंसिटिव होते हैं, दोनों हो सकता है। ये ऐसा मोटा मोटा कहा जाता है यार, मैं कह रहा हूँ किसी के लिए 6 भी हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है भाई। किसी के कान जो होते हैं बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, 10 मीटर दूर की भी आवाज सुन सकते हैं वो, और कुछ के कान बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप बगल में बात करो तो भी नहीं सुनाई देगा उसको। तो वो तो पर्सन टू पर्सन कैपेबिलिटी है। अभी कह रहा आपको बीट फ्रीक्वेंसी और इसका मतलब समझ में आया पूरा? क्लियर हो गया चीज? चलिए, तो ये तो मैंने म्यूजिक के सेंस में आपको समझाया ताकि रियलाइज कर पाओ। और अब अगर मैं लेबोरेटरीज की बात करूं, लैब के अंदर बीट फ्रीक्वेंसीज को कंफर्म किया जाता है बाय ट्यूनिंग। ट्यूनिंग फोर्क हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर हम मान लो 2 ट्यूनिंग फोर्क रखें और एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी f1 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी f2, सपोज f2 is 250 हर्ट्ज and f1 first tuning fork is 256 hertz and a person stands between them. तो ये दोनों ट्यूनिंग फोर्क वही काम कर रहे हैं, गिटार और तबले वाला। इधर से भी साउंड आया, इधर से भी साउंड आया, ठीक है नहीं? तो अब बताइए, साउंड जो आप सुनोगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? तो हमने बीट्स में ये कंडीशन तो डाली नहीं कि सेम डायरेक्शन में चले, 2 वेव आनी चाहिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी। अब ये बात कह देना कि एक इस कान में आ रहा है, एक इस कान में आ रहा है, वो ये दोनों आपस में जुड़े हुए, अंदर से जुड़े होते हैं। इसमें कुछ भी जाएगा तो यहाँ भी आएगा। तो वो सब बायोलॉजी में नहीं जा रहे, प्लीज फंस जाओगे आप। फिर आपको ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा पूरा, कि समझे? वो बहुत अलग साइंस है, मेडिकल साइंस में चलेगी। साउंड फ्रीक्वेंसी क्या सुनोगे आप, ये बताओ? हाँ, यू विल लिसन टू अ साउंड विच इज ऑफ फ्रीक्वेंसी 253 हर्ट्ज। द पर्सन विल लिसन अ साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी 253 हर्ट्ज। बट यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाँ, 6 हर्ट्ज। जिसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 6 बार ऐसा होगा जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत तेज साउंड सुनाई देगा उसको। बट जो साउंड सुन रहा है वो 253 हर्ट्ज का है, और ये साउंड 6 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी को टच करेगी। फर्स्ट, सेकंड। अब देखिए, सो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए अब आपका लॉजिक तैयार है। व्हाट बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी? दैट वी नीड 2 साउंड। उनके सोर्सेस कोई भी हो सकते हैं ना, जरूरत है कि दोनों ट्यूनिंग फोर्क हो। मे बी आप एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ले। देखिए, साउंड जनरेट करने के कई सारे सोर्सेस हैं। सपोज एक क्लोज्ड पाइप लेते हैं जिसकी लेंथ L है और ये अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, तो यहां भी तो साउंड आता है। अ क्लोज्ड पाइप इज आल्सो सोर्स ऑफ साउंड। और इसके साथ एक ट्यूनिंग फोर्क बजा देते हैं, साथ में एक ट्यूनिंग फोर्क लेके आओ F फ्रीक्वेंसी का, और एक क्लोज पाइप लेकर के आओ। दोनों का काम साउंड जनरेट करने का है। साउंड जनरेटिंग डिवाइसेस कई सारी है, ऑर्गन पाइप उसमें से एक है, ट्यूनिंग फोर्क एक है, स्ट्रिंग भी होते हैं गिटार वगैरह में, ये सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ प्ले कर दूं, मतलब ऑर्गन पाइप और ट्यूनिंग फोर्क एक साथ, मतलब आपसे कहा जाए कि दे आर साउंडेड टुगेदर, what will be the beat frequency? अगर दो साउंड एक साथ चले, एक ट्यूनिंग फोर्क का और एक ऑर्गन पाइप का, तो ट्यूनिंग फोर्क की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताइए?
लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, अगर साउंड की स्पीड v लिखी है, if the sound travels at a speed of v, then what is the fundamental frequency of a closed pipe? v by 4l. That is the fundamental frequency. That means इससे जो साउंड आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी v by 4l की होगी, और ट्यूनिंग फोर्क से जो साउंड आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी f होगी. तो इनका जो डिफरेंस होगा, this will be beat frequency, and that means कि अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिए मैंने, ठीक है ना. दैट मीन्स इसका जो भी आंसर आएगा उतनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी 1 सेकंड में, वो उसका मतलब है. एंड जो पर्सन इन दोनों साउंड को सुनेगा उसमें साउंड जो आएगी वो इन दोनों का एवरेज फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा आपको. अब क्लियर हो रहा है, बार बार एक ही चीज हो रही है. तो अगर बेसिक समझ गए तो फिर आपको सोर्सेस बदलते रहिए, क्वेश्चन बदलते रहो, न जाने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं. अब मैं यहाँ ओपन ऑर्गन पाइप ले लूं, मैं स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ. उन सबका अल्टीमेट काम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए. करती है. एक नोटिस करो, एक चीज सुनिए, स्ट्रिंग से साउंड नहीं आता कभी. साउंड हमेशा एयर में होता है. कभी भी नोटिस करो, जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जितने भी स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है, गिटार ले लो आप, तो क्या आप गिटार खरीदने जाओ तो क्या आपको स्ट्रिंग बेचते हैं वो लोग? तो लकड़ी, जितने भी स्ट्रिंग होते हैं ना, आप जितने भी स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे, कोई भी उठा के देख लो, जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक वाले हैं, उन सब में स्ट्रिंग को एक वुडन बॉक्स के ऊपर बनाया जाता है. आप कोई भी ऐसा स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट, वायलिन ले लो, आप गिटार ले लो, इवन पियानो भी लोगे ना आप, तो पियानो में भी जो कीज होती है उनके नीचे स्ट्रिंग लगी होती है सब, और पियानो भी लकड़ी का बॉक्स होता है. आपने कभी नोटिस नहीं किया कि लकड़ी के बॉक्स क्यों लगाए जाते हैं? क्यों होता है? और वो अंदर से हॉलो होते हैं. गिटार में जो लकड़ी है वो अंदर अंदर खाली होती है. कभी नोटिस नहीं किया क्यों होते हैं सब? वाइब्रेट स्ट्रिंग होती है, ये होता है. स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है बट वो पास होकर एयर में जाती है और एयर साउंड जनरेट करती है. स्ट्रिंग नहीं करता साउंड. स्ट्रिंग का काम सिर्फ एयर को जगाने का होता है कि जगो. किसके लिए? एयर. साउंड इज ऑलवेज बाय द एयर, इट इज नॉट बाय द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का काम एयर को जगाने के लिए. मतलब अगर एक ट्यूनिंग फोर्क लेके आओ, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो, और साथ में एक स्ट्रिंग लाओ ऑफ एल लेंथ फिक्स एट बोथ एंड्स, स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एल है, फिक्स एट बोथ एंड्स, उसमें टेंशन टी है और मास पर यूनिट लेंथ बी है, और आपसे कहा जाए कि ये थर्ड ओवरटोन में, this string is vibrating in the third overtone and tuning fork gives frequency of f and they are sounded together. क्या फ्रीक्वेंसी आएगी बीट की? क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन थोड़ी बताएंगे यार कि स्ट्रिंग जो है वो किसी वुडन बॉक्स पर है, वो तो अंडरस्टूड है अपने आप. सुनिए, खाली स्ट्रिंग में घर में कपड़े सुखाने के लिए वायर लगाए जाते हैं दिखे, और कुछ लोग उसमें 2-3 तरीके के होते हैं. कुछ लोग नायलॉन की रस्सी लगा देते हैं, कुछ मेटल की वायर भी लगा देते हैं कपड़े. आप उसको बजाओ, साउंड आएगा? करके देखो, नहीं आता. जिस रस्सी पर कपड़े सुखाते हो आप, अगर वो लोहे की है, आप उस पर जितना मर्जी बजाओ नहीं आएगा. और वही चीज जब गिटार के बॉक्स पर लगा दी जाती है तो हल्का फुल्का, और गिटार से कितना आता है सोचो. तो स्ट्रिंग साउंडेड का मतलब, स्ट्रिंग साउंडेड का मतलब ये स्ट्रिंग जिस वुडन बॉक्स पे लगा होगा उसकी एयर वाइब्रेट कर जाएगी और एयर से साउंड आ जाएगी. एनीवे, बीट फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे देखिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ माइनस थर्ड ओवरटोन. अब ये याद होना चाहिए स्ट्रिंग का थर्ड ओवरटोन क्या होता है. तो एन कितना हुआ? थर्ड ओवरटोन. ओवरटोन हार्मोनिक नहीं है. हाँ, अब यहां पर फंसोगे जाकर के. अब ये क्या हो रहा है कि फॉर्मूले को मिक्स किया जा रहा है यहाँ पर. ये प्रॉब्लम कर सकता है तुम्हें, बट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे. क्वेश्चन सिर्फ एक एक लाइन के होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज अगर याद नहीं आई ना, या गलती कर गए एम की वैल्यू डिसाइड करने में या कुछ भी लेने में, तो प्रॉब्लम है.
ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम के फॉर्म में हमने दो ट्यूरिंग फोर्क एक साथ प्ले किए, ट्यूरिंग फोर्क ए एंड ट्यूरिंग फोर्क बी। एक की फ्रीक्वेंसी आपकी 250 हर्ट्ज है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी अननोन है, नहीं पता। सेकंड ट्यूरिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का कोई आइडिया नहीं मेरे को, एक का पता है दूसरे का नहीं पता। बट इनके बीच में जो पर्सन है उसने ये बता दिया मुझे कि बीट फ्रीक्वेंसी 4 है। यहां पर उस पर्सन ने ये बता दिया आपको कि बीट फ्रीक्वेंसी 4 है। सुनने वाले ने कह दिया कि यार बीट फ्रीक्वेंसी 4 है, और फिर मुझसे कहा जाए कि बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितना होगा। यहाँ पर जो अननोन फ्रीक्वेंसी वो क्या होनी चाहिए, तो इट कुड, हाँ, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इट कैन बी आइदर 246 हर्ट्ज, बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी सिंपली टेल्स यू द डिफरेंस वैल्यू, बट वो ये नहीं बताता कि कौन ज्यादा है। टेलिंग द बीट फ्रीक्वेंसी 4 मींस द डिफरेंस इज 4, डिफरेंस 4 है ना, बट ज्यादा कौन है ये तो पता नहीं आपको। तो इट कैन बी 246 और इट कैन बी 242 ऑल्सो, सॉरी 254 हर्ट्ज। यानी बीट फ्रीक्वेंसी से आप दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे कितना है। एवरेज वो पता नहीं मुझे, हाँ, अगर एवरेज पता होता तो बता देते, फिर तो दो इक्वेशंस हो जाती ना, बट अभी आपको सिर्फ बीट फ्रीक्वेंसी पता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर फोर्स। आप ऑप्शन दे सकते हो कि वो 246 हो सकता है, 246 हो सकता है, या फिर 254 हो सकता है, बट एग्जैक्ट कितना होगा ये नहीं बता पाएंगे। मतलब ये इनसफिशिएंट, बीट फ्रीक्वेंसी इज द इनसफिशिएंट डेटा टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ। समझ आ रहा है आपको? सफिशिएंट डेटा क्या होता है, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट में एक स्टेप और करते हैं। लैबोरेटरीज में एक और स्टेप किया जाता है, और वो ये कहा जाता है कि जो बी है, हाँ, उस पर कुछ वैक्स लगाया गया है ना, उसकी वैक्सिंग की जाती है, और वैक्सिंग करने के बाद हम दोबारा बीट फ्रीक्वेंसी पूछते हैं। मतलब कि बी को वैक्स किया, फिर से ट्यूरिंग फोर्क ए और ट्यूरिंग फोर्क बी, जो कि अब उसके ऊपर वैक्स लगा चुके हैं। वैक्सिंग करने के बाद हमने ट्यूरिंग फोर्क बी को लाए और फिर इन दोनों को बजाया, और फिर बीच में जो पर्सन खड़ा था उससे पूछा कि अब आप बताओ कि अब तुमको बीट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही, और उस पर्सन ने कहा कि मुझे बीट फ्रीक्वेंसी जो अब सुनाई दे रही है वो 3 दिखाई, मुझे 3 की बीट फ्रीक्वेंसी दिख रही। वैक्स करने से पहले, वैक्सिंग मतलब क्या होता है, वो नॉर्मल वैक्सिंग वही चीज, मोम, वो अलग वैक्सिंग नहीं, वो जो मोम होता है ना, वो उसके ऊपर लगा दो आप। एक्चुअली इससे फ्रीक्वेंसी घट जाती है, वैक्सिंग से ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो हो सकता है, तो उसके लिए क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि थोड़ा सा, मतलब वैक्सिंग का मतलब ये नहीं कि पूरा रगड़ दो, हल्का सा लैब। अब वो जो लैब में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उनको आइडिया होता है कितना वैक्स लगाना है। हमको लग रहा है कि 2-4 किलो लगाएंगे, आप 2-4 किलो, जैसे क्रीम लगाते हो आप चेहरे पे, तो कितनी लगा लेते हो भाई आप, कितनी? एक ड्रॉप लेते हो मुश्किल से, और महंगी क्रीम हो जो वो भी नहीं दोगे भाई, वो तो उसके प्राइस पे भी डिपेंड करता है और कंपनी कौन सी है। तो उतना ही लगाना है, सिर्फ एक ड्रॉप, जस्ट एक ड्रॉप। तो थोड़ी सी कम होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, बट तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने गई, और पर्सन से कंफर्म किया कि बताओ अब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो पर्सन ने कहा कि नाउ द बीट फ्रीक्वेंसी इज 3। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। देखो, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में दो डाउट्स है, या तो ये 246 था या 254 था,
लेकिन अगर वैक्स किया होता, सपोज करते हैं कि ये 246 था, मान लेते हैं कि ये पहले 246 था, तो अगर ये पहले 246 था तो वैक्स लगाने के बाद 246 से कम हो जाएगा, मान लो 245 हो गया, तो क्या डिफरेंस ज्यादा नहीं आ गया? और बीट फ्रीक्वेंसी पहले से कम हो रही है, 4 से 3 हो रहा है, एंड बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब डिफरेंस इन दोनों का, तो इसका मतलब 246 तो नहीं रहा होगा। हाँ, अगर वो पहले 254 रहा हो, मान लो पहले 254 रहा होता और वैक्स लगाने के बाद वो 253 हो जाए, क्योंकि कम होगा, तो अब 250 और 253 का डिफरेंस क्या बन सकता है? 3। तो नाउ दैट इट इज कंफर्म दैट अर्लियर फ्रीक्वेंसी वाज 254। तो ऐसे कंफर्म करते हैं, मतलब पहले बिना वैक्सिंग के बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर वैक्स लगाने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, और ये पता लगाते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा आ रही है या पहले से कम आ रही है। तो ये आइडिया लग जाता है कि इनमें से कौन सा सही आंसर। लॉजिक पकड़ पाए इसका? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर बनेगा? 254 राइट आंसर है इसका। That means it is a two-step phenomena. To find unknown frequency, it is always a two-step phenomena. First step, find the beat frequency in the normal conditions, and again find the beat frequency after waxing of any one tuning fork. तो ये दो इंफॉर्मेशन से आप बता सकते हो क्या आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार और देखिएगा, सेम डेटा यूज करेंगे, लेकिन अगली बार आपसे कहा जाए कि बी को वैक्स करने के बाद जब दोबारा बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की गई तो वो 6 आ गई, मतलब बढ़ गई वो, इसका मतलब डिफरेंस और बढ़ गया। तो अब क्या बोलोगे आप यहाँ पर? 246, बिकॉज इसका मतलब ये पहले 246 रहा होगा, जो कि वैक्स लगाने के बाद 242 हो गया होगा, 244 हो गया होगा, एंड डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। समझ पाए? वो लिखवाएंगे नहीं यार, ये लिखने वाला पॉइंट नहीं है, ये अपने आप समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है वैक्सिंग मेथड। एक तरीका और होता है, और वो होता है फाइलिंग। फाइलिंग मतलब घिसना उसको, जैसे चाकू की धार तेज की जाती है, रगड़ रगड़ के चाकू की धार तेज करते हैं, तो थिन कर रहे हैं, ट्यूनिंग फोर्क को मोटा, वैक्सिंग लगाने से मोटा किया था उसको, और घिस घिस के उसको पतला कर रहे हैं। हाँ, तो फाइलिंग से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो मतलब हम दो तरीके से, पहले बीट फ्रीक्वेंसी निकाल दो, अब या तो इसकी वैक्सिंग कर दो या इसकी फाइलिंग कर दो। तो मान लेते हैं कि हमने फाइलिंग की, मतलब उसको घिस घिस के पतला कर दिया, और फिर से ए और बी को एक साथ प्ले किया, और बीच में जो पर्सन था उससे ये पूछा कि तुम अब दोबारा बीट फ्रीक्वेंसी बताओ। मतलब यहां पर फाइलिंग हो चुकी है, फाइल्ड है, मतलब उसको पतला कर चुके हैं, बी वाले को पतला कर दिया, और फिर से दोनों ट्यूनिंग फोर्क प्ले किए। ट्यूनिंग फोर्क ए के बारे में मुझे पता है कि ये 250 है, और पर्सन से ये पूछा जाए, नाउ टेल मी व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी, एंड द पर्सन सेज दैट नाउ बीट फ्रीक्वेंसी इज 5। The person says that now the beat frequency is 5. Earlier it was 4, now it becomes 5. बोलो क्या रहा होगा? क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन चल रहे थे आपके, या तो ये 254 था या फिर ये 246 था। अब आपको इनमें से चुनना है कौन सा आंसर है, और हमें ये पता है कि जब बी फाइल हो जाएगा तो यहाँ पर नंबर बढ़ चुका होगा। बताइए कौन सा है? 254। इसका मतलब ये पहले 254 रहा होगा, बिकॉज 254 जब इंक्रीज करेगा तो 255 हो जाएगा, और डिफरेंस 5 का आ सकता है। लेकिन अगर पहले 246 होता और 246 इंक्रीज करके 247 बनता,
तो डिफरेंस कम होना चाहिए था। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इसका मतलब कि पहले वाला आंसर 254 का, और वो बढ़ गया होगा, 255 हो गया होगा, डिफरेंस 5 आ जाएगा। तो ये लॉजिक लगा करके अपने आप क्वेश्चन कर सकते हो। बढ़े आगे? जैसे कि एक क्वेश्चन हो, एक और प्रॉब्लम देखिएगा। सपोज एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ पता नहीं कितनी है, और एक स्ट्रिंग है which vibrates in second harmonic, एंड इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो आपको दी गई है 90 हर्ट्ज की। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 90 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फोर्क और स्ट्रिंग दो है। ठीक है, पूरा लैंग्वेज लिखेंगे। दे आर साउंडेड टुगेदर एंड बीट फ्रीक्वेंसी इज 5। इनको एक साथ प्ले करने पर बीट फ्रीक्वेंसी 5। They are sounded together with a beat frequency of 5. Then, okay, is it sufficient information to find the frequency of the tuning fork? Why? दो वैल्यूज आएंगी, so हमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करना होगा। Now, on reducing tension in the string, beat frequency goes up, बढ़ता है। बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ गई, मान लीजिए, ये आपसे बता दिया गया कि टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन कम, जैसे फोर्क को वैक्सिंग कर रहे हो, फाइलिंग कर रहे हो, तो हम स्ट्रिंग में टेंशन बदल रहे, मतलब कुछ चेंजेस कर दे, चेंज करके दोबारा बीट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। तो अब बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी फोर्क की? पहली बात, स्ट्रिंग की क्या फ्रीक्वेंसी होगी? फंडामेंटल इट इज 90 बट इट इज वाइब्रेटिंग इन द सेकंड हार्मोनिक, यानी क्या फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर? 180, because second harmonic मतलब 2 times of the fundamental. So if it is fundamental 90 but it is vibrating in the second harmonic, that means the frequency of a string is 180, and with that frequency 5 beat frequency means either it is 185 or it is कोई एक है, या तो ये 185 है या 175। ठीक, अब इसमें से कंफर्मेटरी आंसर कौन सा होगा? ये तो प्राइमरी टेस्ट हुए, प्राइमरी टेस्ट और उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो आप कि या तो ये है या तो ये है। तो केमिस्ट्री में नहीं करते हम लोग दो तरीके के टेस्ट? पहले प्राइमरी टेस्ट कर लेते हो, उसके बाद तो सेकेंडरी टेस्ट ये है हमारा कि हमने स्ट्रिंग की टेंशन कम कर दी और ये देखा कि बीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। तो अब अगर आप स्ट्रिंग की जब टेंशन कम करोगे, तो हम सबको पता है कि स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो प्रोपोर्शनल टू रूट टी आता है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर टेंशन कम कर रहे हैं तो हम ये वैल्यू कम कर रहे हैं। अब जब हम इस वैल्यू को कम करेंगे तो इनमें से कौन से नंबर के साथ इसका डिफरेंस बढ़ेगा? अगर आप 180 को रिड्यूस करो 179, 178, तो डिफरेंस विथ 185 एंड द डिफरेंस विथ 175, कहां पर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा? 1, और ज्यादा वाला ही करना है क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। मतलब टेंशन कम करने के बाद स्ट्रिंग में और फोर्क में ज्यादा डिफरेंस हो जाना चाहिए। तो 180 को रिड्यूस करने पर 185 से तो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा,
175 के साथ उसका डिफरेंस कम हो जाएगा। सो इसका मतलब ट्यूनिंग फोर्क 185 का। क्लियर आंसर हो गया। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज, दैट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क मस्ट बी 185 हर्ट्ज। तो ये लॉजिकल पोर्शन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आएगा आपको? चलिए, तो बीट फ्रीक्वेंसी नाउ, ये 2 वेव का बीट फ्रीक्वेंसी था। अब एक बार आते हैं 3 वेव का बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन 2 वेव्स। तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए आपको, बाकी आंसर आ जाएगा। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पर F1 माइनस F2 नहीं काम करेगी। जो कुछ पढ़ा था वो 2 वेव के लिए था, 3 वेव है। फॉर एग्जाम्पल वेव 1 इज समथिंग लाइक ए साइन ऑफ 92 into pi into t. Y2 is a sine of 96 pi t, and let's say Y3 is a of sine 100 pi t. ये 3 इक्वेशंस है। अब इसमें kx का टर्म नहीं लिख रहे बिकॉज x को 0 माना गया, जैसे पहले लिखा था। मतलब ये 3 साउंड है। ये आपका साउंड 1 जिसकी इक्वेशन है, ये है। ये साउंड 2 उसकी एक इक्वेशन है, और ये साउंड 3 इसकी एक इक्वेशन है। और ये तीनों साउंड एक साथ प्ले किए गए। ऑल 3 प्लेड टुगेदर। एक मतलब, क्योंकि दो दो करके प्ले करोगे तो फिर तो हमको पता है, पहले से पता है, F1 माइनस F2 आ जाएगा। मतलब अगर 3 वेव एक साथ आएंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? क्वेश्चन ये, व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी? तो पहले तो आप इक्वेशंस के हिसाब से, हमको पता है कि टी के आगे यहाँ ओमेगा होता है, एंड ओमेगा इज 2 पाई इंटू एफ। तो पहले आप इससे बताओ यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये वेव की फ्रीक्वेंसी F1 जो है वो 46 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी 48 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की। मतलब कुछ क्वेश्चंस में वो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, कुछ क्वेश्चंस में इक्वेशन देते हैं, तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो रिजल्टेंट y आएगा वो y1 प्लस y2 प्लस y3। यहाँ पर मतलब पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री के 3 टर्म्स हैं, तो देखो a कॉमन हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इनको ऐड करेंगे, y1 और y3 को, साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले से। जैसे भी करो, मतलब एक्चुअली ये मेरा मेथड है, जरूरी नहीं कि यही फॉलो। तरीके बहुत सारे, मतलब आपको करना अल्टीमेटली ये है कि साइन 92 पाई टी प्लस साइन ऑफ 96 पाई टी एंड प्लस साइन 100 पाई टी। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रिग्नोमेट्री कितने लेवल तक आती है। अगर आपको अच्छा खासा कमांड है तो जैसे भी करो, लेकिन 3 टर्म, और फॉर्मूला आपका साइन सी प्लस साइन डी 2 टर्म का ही होता है खाली। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, है ना? तो 2 टर्म करके कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से पहला और तीसरा टर्म लेने में फायदा है, क्योंकि पहला तीसरा टर्म जब लेंगे तो यहाँ पर a, और ये बन जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, वो 96 ही आ जाएगा। एंड देन कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, ये फर्स्ट और थर्ड की बात हुई है, और प्लस सेकेंड टर्म
अब ये हो जाएगा a इन ब्रैकेट 2 cos 4 पाई t प्लस 1 और आगे साइन ऑफ 96 पाई t। जो कि SHM जैसा हो गया। तो नाउ दिस पोर्शन इज द एम्पलीट्यूड पार्ट विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। जो बॉक्स में लिख रहा हूं ना ये एम्पलीट्यूड पार्ट है और ये आपका वो साइन ओमेगा टी वाला पार्ट आ गया। ठीक, यानी अब पार्टिकल का ऑसिलेशन कितने फ्रीक्वेंसी पे होगा, 46 हर्ट्ज पे, 48 हर्ट्ज पे या 50 हर्ट्ज पे। तो यहां देखो, यहां से क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, तो ये सेकंड टर्म आपको ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बताएगा। यहां से पता करोगे कि ऑसिलेशन की क्या फ्रीक्वेंसी है और पहले टर्म से मालूम करते हैं कि बीट की क्या फ्रीक्वेंसी है। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी चल रही है। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन करेंगे, वो यहां से देख लो कितना आ रहा है 40। तो 40 मतलब पार्टिकल विल ऑसिलेट एट 48 हर्ट्ज। द पार्टिकल विल ऑसिलेट एट 48 हर्ट्ज। तो उसको 2 पाई एफ करके ही बोल रहा हूँ मैं। 96 पाई को 2 पाई एफ के बराबर करो तो 48 ही तो आएगा। तो तीनों का एवरेज आएगा एक्चुअली जो आंसर है वो इन तीनों का एवरेज है। बीट फ्रीक्वेंसी इन तीनों के एवरेज पे आएगी। नहीं ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी वो देखिए, ये मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा। बॉक्स के अंदर वाली चीज कहलाएगी आपकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये थोड़ा टफ है, टफ किस सेंस में बता रहा हूं। टाइम और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ग्राफ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले t इक्वल टू 0 कितना आएगा देखें, t इक्वल टू 0 देखें तो ये 1 हो जाएगा ना, तो 2 + 1 3 हो गया 3। दैट मीन्स ये 3a से स्टार्ट होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 3a से स्टार्ट होगा t इक्वल टू 0 पर। ये टर्म की बात हो रही है। और अगर मैं t इक्वल टू 1/2 रखूं, t इक्वल टू 1/2, t इक्वल टू 1/2, तो यहां पर cos 2 पाई आ जाएगा, वो भी 1 होता है, तो फिर 3 आ जाएगा। मतलब दोबारा ये 3 कब होगा, आफ्टर अ टाइम ऑफ हाफ सेकेंड्स, फिर से 3 आ जाएगा। अगर मैं टाइम को 1/8 रखता हूं, 1/8 टाइम बराबर 1/8, cos π/2 0 ये आ जाएगा। खैर हम बीच में नहीं जा रहे। और एक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम को 1/4 रख दे, टाइम इक्वल टू 1/4, तो यह cos π में -2 + 1 -1 यानी -a आ जाएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू -a पर चली जाएगी। एक्चुअली पूरा ग्राफ तो जब आप मैथ अच्छे से पढ़ोगे तभी बना पाओगे, हम तो सिर्फ थोड़े बहुत गाइडेंस करेंगे। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा ये जहां पर 0 आ रहा है ना, ये वो टाइम है 1/8 वाला, और 3/8 पर भी 0 आएगा। नोटिस करके देख लो, आप 3/8 रख के देख लो यहाँ पर 3/8
तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है। ठीक है, तो अब यहां पर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड बोला गया है। तो यहां पर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 9a स्क्वायर होगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज 3a, सो स्क्वायर ऑफ दैट इज 9a। यहां पर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू, और यहां पर इंटेंसिटी अगेन प्रोपोर्शनल टू 9a स्क्वायर। सो हाईएस्ट इंटेंसिटी कब आएगी? So this is the maximum intensity. Is it maximum intensity? It is. Yes. मिनिमम नहीं, मिनिमम तो जीरो है। इंटेंसिटी का मिनिमम जीरो होता है, इंटेंसिटी नेगेटिव नहीं आ सकती। स्क्वायर करोगे ना इसका। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1/2 seconds, over a period of 1/2 seconds, we are getting 2 maximum intensities. तो 1 सेकंड में कितनी बार मिलेगा आपको? देख लीजिए। ये गड़बड़ हो रहा है, देखो। अरे काम करो ना आप, ये ग्राफ बना लिया, अब यही ग्राफ पीरियोडिक है। तो नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए, गड़बड़ हो जाएगा सारा। ये ऐसे बन गया फिर से, यहाँ पर अब 1/2 था, वहां पर अब यहाँ पर 1 हो गया। 1 सेकंड हो गया। तो कितनी बार मैक्सिमम को टच कर रहे हो आप? 1, 2। अब ये 1 सेकंड खत्म हो गया यहाँ पर, इसको नहीं काउंट करेंगे, फिर से लिखेंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 सेकंड कितना होगा? बिकॉज दिस 1 इज द एंड। इसके बाद अब दूसरा, ये 1 सेकंड पूरे हो गए यहाँ पर। तो 1 सेकंड से पहले देखो आप, यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, इसके पहले कितने हैं? तो 1 सेकंड में 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी आई, और यही बाय डेफिनेशन बीट फ्रीक्वेंसी है। दैट मींस बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 number of times we are getting the maximum intensity till 1 second, 1 सेकंड से पहले। एट 1 सेकंड वाले को काउंट नहीं करेंगे, वो अगला साइकिल हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हाफ सेकंड तक एक बार। हाँ, ये डेफिनेशन यूज हो रही है यहाँ पर कि 1 सेकंड में 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि 2 बार बीट फ्रीक्वेंसी है सब में। तो जनरल प्रोसेस तो वही रहेगा, प्रोसेस थोड़ी बदल देंगे, क्योंकि अब ये तीन वेव का करा रहा हूँ, कल को 4 वेव आ जाए, 5 वेव आ जाए, तो फिर चलता ही रहेगा, तो खत्म नहीं होगा कभी। नहीं, जनरलाइज नहीं हो पाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी जनरलाइज नहीं हो सकती। हाँ, वो मतलब वो ऑन द स्पॉट ड्राइव करके देखना पड़ता है, जनरलाइज नहीं होता वो। देखिए, जनरलाइजेशन जो है, आप जनरलाइजेशन कर सकते हो, जानते हो, लेकिन उसके लिए अगर थोड़ी मैथ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए तुम्हारी। पहली वेव का टाइम पीरियड कितना है बताओ? टाइम पीरियड फर्स्ट वेव का 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है ना। दूसरे वेव का टाइम पीरियड 1/48। तीसरे वेव का टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड से क्या इनका कोई लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ सकता है? इन नंबर्स का कोई लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा? कैसे? देखो, एलसीएम बोल रहे हैं, होगा कुछ 1/46, 1/48 और 1/50। अब एलसीएम निकालना भी तो टफ है, भूल गए होगे, 7th में पढ़ाया गया था कभी है? हाँ हाँ हाँ,
और ये सब होता है, मैं बताता हूँ तरीके हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि HCF और LCM ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो 7th 8th में जब पढ़ाया जाता है तब भी टफ लगते हैं और आगे भी टफ रहते हैं। तो ये LCM HCF के मेथड्स भी होते हैं, लेकिन वो हम लोग इसलिए नहीं बताते यार, वो बेकार तरीके हैं, मतलब वो जनरली टाइम उतना ही लग जाएगा, तो बेटर होगा यही फॉलो करो बीट फ्रीक्वेंसी का। तो वही आंसर आ जाता है एक्चुअली, हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, करके दिखा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में ये भी करके दिखा देंगे, बट जरूरत नहीं है। देखो मैं फिर बताऊं, बिकॉज पहली बात तो 3 वेव की फ्रीक्वेंसी अब तक तो जेई के हिस्ट्री पे आई नहीं है, अब तक नहीं आई है। ये तो हम लोग सिर्फ प्रिकॉशनरी करा देते हैं कि अगर कभी लेवल बढ़ेगा तो भी आप अलर्ट रहो पहले से। हाँ? ना तो वो हो सकता है, तो तैयार तो कर रहे हैं ना उसके लिए भाई। ठीक है चलिए, इतना ही रखते हैं यार अभी, और बाकी देख लेंगे। HCV वाले क्वेश्चन बता दे तुम्हें।